मैं जयप्रकाश फाकिर हूँ और आप में से कई लोग जानते भी होंगे, एक पसमानदा कार्यकर्ता एक्टिविस्ट के रूप में। और मैं लिखता रहा हूँ पसमानदा आंदोलन के बारे में। पसमानदा जो साहित्य है मेरी रुचि का विषय रहा है, लेकिन मैं जो पसमानदा साहित्य को तब तक हम नहीं समझ सकते हैं जब उसके बरक्स जो अशराफ का साहित्य, जो स्वर्ण साहित्य है, उसको न समझें। तो उस पे लिखना और उस पे काम करना ही मेरे मुख्य उद्देश्य रहे हैं मेरे इंटेलेक्चुअल लाइफ के। और आजीविका के लिए तो मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मैं बिहार के सिवान से हूँ। आप साहित्य के एक मूर्धन्य अध्येता हैं, विद्वान भी हैं, बाकी सारी चीज़ों पे भी आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि पसमानदा साहित्य को लेके, पसमानदा विमर्श को लेके आप बहुत ही एक्टिवली लिखते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, सुना भी है और दर्शक भी आपको जानते हैं। आपको क्या लगता है कि लोक में पसमानदा किस तरीके से रचा बसा है, घुला मिला है? लोक एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे कहा जाता है, उसमें बहुत सारे फॉर्म आते हैं। उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, गाना, मतलब दुख का भी गीत है, उसमें सुख का भी गीत है, सोहर, ये सब चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए और दर्शकों का ज्ञान बताइए। पहले तो मैं इसी के बारे में बोलना पसंद करूंगा कि ये जो लोक और शास्त्र का विभाजन है, ये हमारा विभाजन नहीं है। ये विभाजन पसमानदा की तरफ से नहीं है। ये विभाजन जिन लोग शास्त्र वाले लोग हैं वही लोक और शास्त्र की बात करते हैं। और इस विभाजन में कहीं न कहीं लोक के प्रति उपेक्षा और लोक के प्रति यहाँ तक कि घृणा भाव का भी आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से आप इस पे विचार करेंगे। क्योंकि ये विभाजन ही बेमानी है, क्योंकि इस विभाजन में लोक को इम्प्योर माना गया है। लोक को ऐसी चीज माना गया जिसमें किसी सुधार को, जिसको शुद्ध करने की जरूरत हो, जो किसी कारणवश स्वीकार्य न हो सभ्य समाज में ऐसा चीज, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं लोक को जिस अर्थ में फ्रैंकेट स्कूल के लोग पब्लिक स्पीयर, लोक वृत्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज्यादा मुझे सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त लगता है। तो मैं लोक की जगह जिसका उपयोग रामचंद्र शुक्ल या बाकी जितने भी तमाम मुख्य धारा या अशराफ का लें, उनके शब्दावली में पाया जाता है, उसकी जगह मैं लोक वृत्त शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त मानता हूं। तो जो लोक वृत्त है पसमानदा का, उसमें आज नहीं बहुत पहले से, क्योंकि पसमानदा शब्द भले ही आज का हो, लेकिन जो पसमानदा लोग हैं, जो श्रमशील वर्ग है, वो तो सदियों से है, श्रम कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है। इसलिए जिसका भी शोषण होता है वो इसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर रचता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आपका शोषण होता है, आप दुख दर्द महसूस करते हैं, तो उसको भाषा में अभिव्यक्ति देते हैं। तो इसलिए पसमानदा साहित्य का जो टर्म है, भले ही आज गढ़ा हुआ हो, लेकिन कबीर साहब के रूप में, उससे भी पहले अब्दुल रहमान के रूप में जिन्होंने संदेश रासक लिखा, और उससे भी पहले आप जाएंगे तो मुसलसल यानी लगातार एक पूरी परंपरा रही है। और जब भी इस तरह का कोई रेनेसां होता है, कोई इस तरह का एक जागरण आता है, तो अपनी परंपरा की तलाश की जाती है। तो पसमानदा के अंदर चूंकि अभी ये आंदोलन इतना प्रौढ़ नहीं हुआ है, तो ये जैसे जैसे प्रौढ़ होगा वो अपनी परंपरा की तलाश करेगा, अपनी परंपरा का पुनराविष्कार करेगा, तब पता चलेगा कि जो आज हम देखते हैं कि पसमानदा साहित्य को इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश अशराफ द्वारा की जाती है कि लगे कि पसमानदा साहित्य में कुछ लिखा ही नहीं गया है। ये उनकी निर्मिति है, कंस्ट्रक्ट है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि पसमानदा साहित्य में कुछ लिखा नहीं गया है। अब्दुल रहमान का भी जो लेखन है वो भी पसमानदा साहित्य है, क्योंकि कोई भी लेखन जैसा होता है, टी.एस. एलियट ने लिखा है कि इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशन, उनका लेख है, उसमें लिखा है कि परंपरा से कटा हुआ नहीं होता है।
एक सुदीर्घ परंपरा है प्रतिरोध की, संघर्ष की, जो लड़ता रहा है। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है पसमानदा की, ये लड़ाई जब से शोषण है तब से लड़ाई का इतिहास है, तारीख है, हिस्ट्री है। तो तब से आप अगर खोजेंगे तो ये चूंकि लिखित जो प्रोडक्शन होता है, ज्ञान का जो रिटन प्रोडक्शन है, उस पे अधिकार था अशराफ का, शासक वर्ग का, और सिर्फ वाचिक परंपरा उपलब्ध थी। इसलिए ज्यादातर साहित्य वाचिक रूप से उपलब्ध था, जिसके कारण से ऐसा लोगों ने मान लिया कि सिर्फ लिखित साहित्य होता है, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि पसमानदा में कोई साहित्य नहीं है। लेकिन साहित्य के या भाषा के सारे रूपों को अगर आप स्वीकार करें, यानी कि भाषा का जो प्रिंटेड रूप है, लिखित रूप है, वाचिक रूप है, तो आप देखेंगे कि विपुल मात्रा में, बल्कि मुख्य धारा के साहित्य से ज्यादा बड़ी मात्रा में पसमानदा साहित्य उपलब्ध है। दूसरी बात जो है कि ये पसमानदा साहित्य के वर्गीकरण में एक बहुत बड़ी चालाकी ये होती है कि जो अभी साहित्य लिखा जा रहा है पसमानदा द्वारा, उसको पसमानदा बोल के बाकी जो साहित्य की विरासत है उसको सामान्य साहित्य बोल के पूरा अशराफ हड़प लेता है। जबकि ये साहित्य की परंपरा में हमारा भी हिस्सा रहा है, जो कबीर का हिस्सा रहा है उनका भी हिस्सा रहा है, जो कि अल्लामा इकबाल वगैरह मंटो का, या उससे पहले मीर तकी मीर, ये उनके लोग हैं। तो हमारे भी लोग पुराने जमाने से, क्योंकि दोनों साहित्य एक ही साथ शुरू होता है। जिस दिन शोषण के पक्ष में लिखा जाता है, ठीक उसी दिन उसके खिलाफ भी लिखाई की शुरुआत हो चुकी होती है। तो ये एक बेसिक फैक्ट, जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का उत्पादन है, उसका एक बेसिक नियम है, सामाजिक नियम है। इसलिए इसके खोज की जरूरत है। वो ऑलरेडी उपलब्ध है, उस पे कभी भी गंभीरता से काम नहीं हुआ, चूंकि आपके लिए अशराफ काम तो करेगा नहीं, आपको खुद करना होगा। अब जब हमारे कहकशा जैसे लोग जब पसमानदा साहित्य पे पीएचडी शोध कर रहे हैं, तो ये बातें सामने आ रही हैं। जब अब्दुल्ला मंसूर जैसे लोग इन चीजों को गैर औपचारिक स्तर पे ही सही इन चीजों पे लिखने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। इसलिए ये मानना कि पसमानदा साहित्य आज से शुरू हुआ, ये शुरू नहीं, ये सही नहीं है। ये जब से शोषण है, जब से पसमानदा अपना श्रम कर रहा है, तभी से। और ये साहित्य को लोकगीत नहीं बोल के ज्यादा सही टर्म होगा इसके लिए श्रम गीत, क्योंकि श्रम करता था। तो श्रम गीत दो कारणों से बनते थे। जैसे स्त्रियां जाता पीसती थी तो जाता का गीत था, हाँ, जसार। तो उसी तरह कोई काम करता था तो ये श्रम गीत है, ये श्रम लाघव के लिए, हाँ, सोहनी के लिए, रोपनी के लिए, और ये सारे पसमानदा के गीत हैं। तो इसलिए ये सारे गीतों को इन लोगों ने अनगढ़ बोल के, इम्प्योर बोल के, एक कृत्रिम शास्त्र तैयार करके कि भाई कविता का ये शास्त्र है, रदीफ काफिया का ये बहर का शास्त्र है, इसके अनुसार नहीं होगा तो इसको हम खारिज करते हैं। तो इस तरह खारिज का, इसलिए ये जितने व्याकरण लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, ये पसमानदा के खिलाफ ही गए, क्योंकि ये शास्त्र का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी ये गीत थे उसको खारिज कर देना, और बाद में इन्हीं गीतों को अप्रोप्रिएट करके, हथिया के, उसको अपना माल बोल के बेचना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि हरियाणा का एक लोकगीत है, काहे को ब्याहे विदेश ओ लखिया बाबुल मोरे। उसको तमाम जगह आप गूगल भी सर्च करें तो इसके लेखक अमीर खुसरो नामक एक अशराफ लेखक बताए जाते हैं, जबकि ये लोकगीत है या जातीय गीत है, ये पसमानदा का गीत है जो किसी पसमानदा महिला ने गाया होगा, बनाया होगा। तो ये सब इसी तरह आज हाल के खोजों से पता चलता है कि सूरदास के जितने पद हैं वो श्रम गीत थे, जिसको सूरदास ने सिर्फ संग्रहित किया, उनका अधिकांश पद। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये, इसकी उपमा मैं देना चाहूंगा कि मेरे एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जो किसी भी पीएचडी को खारिज कर देते थे कि ये तो बहुत बेकार है, और बाद में उसको कूड़ेदान से उठा के अपने नाम से छपवा लेते थे। मैं एक सच्ची घटना से एग्जाम्पल, तो यही पसमानदा साहित्य को पहले शास्त्र के अनुसार खारिज कर देना और उसी को फिर एप्रोप्रिएट कर लेना। तो ये एप्रोप्रिएशन का जो लगातार सिलसिला है, उसको देखते हुए मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, जैसे बाबा अम्बेडकर ने कहा कि अब तक का इतिहास
दो संस्कृतियों का, श्रमण और ब्राह्मण संस्कृतियों के संघर्ष का इतिहास है, तो उसी तरह यह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जो संस्कृति का, कला का, संगीत का, नृत्य का जो इतिहास है अब तक का, एप्रोप्रिएशन का इतिहास है कि इन कला उत्पादों का जो उत्पादक है वो तो पसमानदा वर्ग है, श्रमशील वर्ग है, लेकिन इसको एप्रोप्रिएट कर लिया जाता है। ऐसा एप्रोप्रिएशन सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हुआ। आप अमेरिका में भी देखेंगे कि जितना जो रेगे म्यूजिक था या जितना रैप म्यूजिक है, ये सारा हार्लेम रेनेसां या उससे पहले भी काले लोगों ने, मैं श्वेत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि श्वेत के द्वारा मैं काले को नहीं, मैं काला ही बोलता हूँ, वही ओरिजिनल है। तो काले लोगों ने आविष्कार किया और बाद में देखेंगे कि एल्विस प्रेस्ली या बाकी जो श्वेत गायक थे इसका इस्तेमाल एप्रोप्रिएट करके और हिट हो गया। और सारा यही चीज ठीक हाल ही में आपने देखा होगा कि पुरुलिया के एक पसमानदा छोटी तथाकथित छोटी जाति के गायक को एक सवर्ण ले अप्रोप्रिएट कर लिया, जो बादशाह ने, बड़े लोग बेटी लोग, उसमें एक व्यंग था जो बड़े जाति की लड़कियां होती हैं पसमानदा द्वारा उस पे, कि बड़े जाति के लिए वो बहुत अच्छा एक वो पॉलिटिकल सटायर था, उसको इन लोगों ने एप्रोप्रिएट कर लिया था। लेकिन आज के जमाने में चूंकि पसमानदा जागरूक है, बाकी लोग तो ये सामने आ गए। लेकिन ये घटना शुरू से चल रही है। तमाम हमारे गीत अगर खोज किए जाए तो ये इनके द्वारा एप्रोप्रिएट किए गए हैं और उनको इस तरह डिस्टॉर्ट किया गया है ताकि उसको अपने पक्ष में, अपने सत्ता को कायम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसका एग्जाम्पल अगर, तो इससे मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो एप्रोप्रिएशन है उस पर काम होना चाहिए। हम लोग को अपने लोक गीतों को जानना चाहिए और लोकगीत जो है भोजपुरी का हो, बांग्ला का हो, तमाम भाषाओं में जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज का के ब्रिटिश ने ही नहीं, ब्रिटिश ने तो हिकारत की नजर से देखा ही, ये उनके जो साथ जो कोलोब्रेट करने वाला एक कैंपराडोर, एक पिछलग्गू वर्ग था भारतीय लोगों का जो मूलतः शराफी था, उन लोगों ने भी ऐसा किया, हकारत की नजर से देखा। तो उन लोगों ने भी बाद में लेकिन लोकगीत का संग्रह किया। उनके बीच कई सारे सत्यार्थी, विद्यार्थी जैसे लोग हुए जो कि लोग, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण इक्लेक्टिक था, संग्रह करना और नाम कमाना, और उस दृष्टिकोण से हम लोग को संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारी लड़ाई में किस तरह सांस्कृतिक अवदान रहा है ऐसे गीतों को, जैसे कि एक बांग्ला गीत है पुरुलिया का जिसमें है कि आसाम जागो चाकरी ने वो, तो उस गीत का मैं वो बता रहा हूं कि बहुत अच्छा पॉलिटिकल कंटेंट है कि एक आदमी बोलता है कि मैं पुरुलिया का हूं, यहाँ रोजगार नहीं, हम आसाम जाएंगे चाय बागानों में, और साहेब बोले खींचे ले वो चाम, कि उसका साहेब बोलता है कि ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। तो इतना स्पष्ट जो शोषकों द्वारा जो चमड़ी उधेड़ लेने तक की जो क्रूरता है, शोषण है, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति आप बांग्ला गान में देखेंगे। तो इस गान का जो गाना था, या भोजपुरी में भी बहुत सारा गाना पढ़ेंगे कि जिसको विरह का गाना मान लिया जाता है। एक तरीके से माइग्रेशन का भी गाना आप देखेंगे कि उसको आप पाएंगे कि धन गले धनबाद कमाए, तो वो धनबाद में जो कोई लड़ी है कमाने के लिए, वहां उसका पति गया हुआ है। तो ये सारे गीत अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक तरीके से श्रम पलायन का, बिहार की जो स्थिति है, जो माइग्रेशन की स्थिति को बखूबी व्याख्या करने वाले, जिसको लेकिन जब सवर्णों ने एप्रोप्रिएट किया तो इस गीत को इस तरह से एप्रोप्रिएट किया मानो इसको प्रेम गीत बना दिया। आप देखेंगे कि फैज अहमद फैज भी जब लिखते हैं इंतसाब नामक गीत की मुल्क के जियालों के नाम, उन औरतों के नाम जिनकी बाह पे, तो उसमें जब इसको एप्रोप्रिएट करता है गुलजार, तो गुलजार सिर्फ इसमें प्रेम वाला पार्ट रहने देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन की तकनीक है कि इसमें जब वो गाना आया कि भोजपुरी का गाना है कि रेलिया बैरिन, हाँ पिया के ले जाए, तो यहाँ पे इस गाना को विरह का गाना बना दिया गया कि बहुत विरह में तड़प रही है, और ईरोसेंट्रिक, ईरोजेनिक मतलब औरत को, और खासकर जो इनको लोक गायक समझा जाता है, महेंद्र मिश्र वगैरह जैसे लोग भी, लोक गायकों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति पाई गई
जिसपे कि आशा सिंह ने एक पूरा लेख भी लिखा है। करके जो हाँ अशराफ तबके के जो लोग थे हाँ, उसके पैरेलल एक पसमानदा तबका भी था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को बोलता था। हाँ, उसका दर्द होता था वो बोलता था। और इसमें नारी को पूरा यूरो सेंटर बना दिया गया है कि दिन रात नारी का और कोई काम नहीं है, श्रम रम करना, विरह में तड़पना, हाईली सेक्सुअलाइज बॉडी के रूप में जो एकदम तड़प रही है, नागिन उसको डस रही है, अंगुली में डस ले बिया नगिनिया, इस तरह से करके पूरे नारी को, ये मैं नहीं, आशा सिंह ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि स्त्री देह को पूरा मतलब इरोटिक केंद्र बना दिया गया कि दिन रात मतलब उसका देह स्त्री एकदम पूरे डिजायर से भरी हुई है और पूरे पैशनेट, और वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी का केंद्र बना देना, जबकि वो श्रम गीत था। इसी गीत की तुलना आप अगर एक गीत है, अफेयर की गीत है, लोकगीत, तो भी श्रम गीत ब्लैक लोगों ने, उसमें भी ठीक यही थीम है। गीत का नाम ही ट्रेन है, अंग्रेजी में बोले कि ट्रेन ब्लैक बोत्सवाना के मजदूरों को सबको लिए जा रही है, सारे लोगों को, ठीक यही थीम है। लेकिन वहां थीम क्या है कि मजदूरों को लिए, उनको अपने जमीन से बेदखल, यही भाव रेलिया, जब आप इसका जो ओरिजिनल वर्सन अगर आप खोज करेंगे, मैंने खोज किया, जो कि पसमानदा लोगों ने इस गीत को लिखा है, तो यहाँ मेन जो विरह के अलावा ये भी था कि ये जो श्रम का पलायन है, ये जो श्रमिक का शोषण है, इसमें मेन, जैसे स्टीला गीत में या फिरकी गीत में, ट्रेन गीत में था, तो उसी तरह का थीम यहाँ पर भी था। तो वो उसको यूरोसेंट्रिक बना देना, उसको लव सॉन्ग में बदल देना, यही इनकी टेक्निक है। हाँ, ये जैसा कि अभी एग्जाम्पल आपको मैंने दिया ट्रेन का गाने का, तो इसका संबंध आपके रेलिया बैरिन गाने से है, आप देख सकते हैं इसको। और फिर कई सारे मूवमेंट, पूरे के पूरे मूवमेंट, जैसे दलित पैंथर मूवमेंट था जो नामदेव ढासाल का, वो पूरी तरह से ब्लैक पैंथर मूवमेंट से प्रभावित था, उसका प्रभाव पड़ा। और कई ऐसा नहीं कि उससे प्रेरित है, एक यूनिवर्सल लॉ नियम है कि जहां भी शोषण होगा इस तरह से गीत लिखे जाएंगे। तो अगर आप अफ्रीकन और खासकर ये जो क्यू लैंग्वेज जो है केनिया के गीतों का आप भोजपुरी गीत से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों सेम है, जबकि दोनों में इतनी बड़ी भौगोलिक दूरी होने के बावजूद। इसी तरह और दोनों समान संस्कृति होने का कारण अप्रवासन भी है कि यहाँ से लोग गए, मॉरिशस में बसे, फिजी में बसे, तो साथ अपने श्रम और दर्द को भी ले गए। ये एक मिथ जो फैलाया गया है कि रामचरितमानस ले गए, ये गलत है। एक मिथ है, इतिहास यही है कि अपने साथ वो अपने दर्द को ले गए, अपने श्रम को ले गए। उनके पास दो हाथ थे बस वहां ले जाने के लिए। से जो चीजें हाँ, वो साहित्य बना। हाँ, साहित्य बना। और ऐसी कई कहानियां, कई गीत जो हैं आप पाएंगे कि दोनों जगह पाएंगे। जैसे कि एक गीत है कि जो गीत है जिसका कि गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसको चटनी गीत के रूप में वहां फेमस हुआ। और फेमस एक चटनी गीत है कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो इसकी व्याख्या बड़ा, ये एक श्रम गीत था। ये इसमें श्रम के महत्व को दिखाया गया है। एक सिंबॉलिक गीत है जिसमें बताया गया है कि मजदूरों के बना और जो श्रमिक लोग हैं उसके बगैर कला का भी, यहाँ चटनी कला का प्रतीक था और ये कला का निर्माण, उनको अपने महत्व का ज्ञान था। वो जानते थे कि उनके बगैर काम नहीं हो सकता है। और इस गाने में यही मीनिंग था कि, और ऐसा ही गाना आप देखेंगे तो आपको भोजपुरी में भी मिलेगा और भोजपुरी के तमाम जो धोबी गीत हैं, इसलिए मैंने लोक गीत नहीं कह के जाति गीत कहता हूं, क्योंकि हर जाति ने अपने श्रम से जुड़े हुए विशिष्ट एक गीत का फॉर्म, जैसे दिनेश लाल निरहुआ को सब लोग आज जानते हैं कि भोजपुरी के एक अभिनेता हैं, तो बहुत कम लोगों को पता है कि वो फेमस किसकी वजह से हुए। वो धोबी गीत को एप्रोप्रिएट करके गा के फेमस हुए, धोबियों का गीत उन्होंने गाया। इसी तरह जो आल्हा है या जो बिरहा जिसको बोलते हैं, बिरह के जो गीत हैं, लेकिन आजकल वो बहुत श्रृंगार के गीत बन चुके हैं, जस्ट अपोजिट, इसी को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। वो गीत तो बिरह के थे, लेकिन जो गीत गाए गए बाद में वो कहीं से बिरह के नहीं लगते हैं। तो ये अहिरों के गीत थे। इसी तरह आप जाएंगे तो गद्दी गीत मिलेगा हिमाचल में आपको,
पंजाब में जाएंगे। तो इसीलिए मैं इनको जाति गीत कहना पसंद करता। गीत बहुत मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से वो जो बाद में अप्रोप्रिएट कर दे के शारदा सिन्हा द्वारा या मैथिली ठाकुर जो सवर्ण गायिकाओं द्वारा गाया गया उससे कैसे भिन्नता है। बेसिकली आप ये इन चीजों में बताना चाह रहे हैं कि इसकी मार्केटिंग जिनको आई अपने आप को स्थापित कर लिए, क्योंकि केवल जातीय गीत नहीं रहे हैं, चीजें मैं इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके अपने शैली थी और उनके अपने वाद्य यंत्र थे और उनके अपने पोशाक वेशभूषा थी, बिल्कुल उस तरीके से बना के और फिर उसको परफॉर्म करते थे। उनकी अपनी नृत्य शैलियां थी। जैसे गोंडऊ नाच है, गोंडऊ नाच हो गया, गोंडऊ, वही रहू, कहाँ रहू, चमा रहू, सदहू, ये जितने हैं जनजातियों का, या डोमकच था, डोमलो का, तो ये सब चीजें तो जुड़ती ही हैं। और इसमें अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा कि जो मुस्लिम जो समाज है और उसकी खास करके जो श्रमशील जातियां जैसे हम पसमानदा कहते हैं, उन लोगों के बीच से भी काफी सारी चीजें निकली हुई हैं गाने के रूप में या साहित्य के रूप में। उस पर थोड़ा सा जो भी जातियां इस्लाम में आई, चाहे जैसे भी आई हों, तो अपने कला संस्कृति सबको लेके आई। जैसे लोग बौद्ध बने, तिब्बत के लोग, तो ऐसा नहीं कि वो जो रिलीजन था वो छूट गया उनसे, वो दोनों का। तो इसी तरह जो लोग भी आए इस्लाम में, हालांकि बहुत कोशिशें हुई बाह्य आंदोलन के दौरान कि जो भी चिन्ह है देशस्था के उसको नष्ट कर दिया जाए, लेकिन एक कल्चरल जो एक डायनेमिक्स होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, ये नष्ट करना संभव नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं, जैसे चूड़िहारीन है तो चूड़हारा कम्युनिटी मोस्टली आपका, जो शिल्पी जातियां आ गई इस्लाम में, तो वो उनकी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। वही गाने चूड़िहारिनें गाती थी, अपनी चूड़ियां बेचती थी, और वही जो कोई कहार आ गया, कोई धोबी आ गया, तो उसका धोबी की तो से छूट नहीं गया, भले ही वो मुसलमान हो जाए जो हो जाए। इसलिए आज भी देखिएगा लोकगीत गाने वाले में बहुत प्रमुख नाम मिलेंगे, खलील जैसे, मोहम्मद खलील, इतने बड़े गायक जो भोजपुरी के हुए, तो सब पसमानदा कम्युनिटी से थे और इसलिए हो पाए। आज भी देखिए कि एक शम्स भाई हैं सिवान के, तो किस तरह वो भोजपुरी में गीत लिखते हैं और अपना चैनल बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये एक अफवाह जो फैलाया गया, जो बैनरी हिंदू मुस्लिम की क्रिएट की गई कि मुस्लिम संस्कृति, ऐसा कुछ नहीं था। एक कॉमन संस्कृति थी जिसको मैं बहुजन सांप्रदायिक सौहार्द कहना पहुंचे कि ये जो सेकुलरिज्म था सो कॉल्ड, ये प्रेमचंद का या सवर्णों का, वो फेल हो गया, क्योंकि इसके बावजूद दंगे होते रहे, भारत का विभाजन सब है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीजों पे आधारित था। लेकिन एक जो पसमानदा था और अपने पसमानदा काउंटर पार्ट हिंदू पिछड़े से जुड़ा हुआ था, जिसको बोलते हैं कि पिछड़ा पिछड़ा, ये एकता रही है। इसलिए ये संस्कृति की एकता रही है। अगर हिंदू धोबी है, मुस्लिम धोबी है, तो उसकी एक कॉमन संस्कृति रही है और दोनों के दोनों जो लोग हैं वो एक ही गायन शैली, एक ही, जैसे कोई डोम बन गया, मुस्लिम बन गया, तो ऐसा नहीं कि डोम का गीत या गोंडऊ नाच वगैरह वो भूल गया, वो उसको नहीं भूला। वो आज भी, जैसे कि एक जाति है भाट, जो कि उसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम है, साईं भी लोग बोलते हैं, तो वो तो वही गाना गाने के, उसका प्रमुख पेशा ही है गाना गाना। और जो भी शादी ब्याह, हिंदुओं के शादी ब्याह में आते हैं, गाना गाते हैं। तो इस तरह का जो मोनोलिथिक एक इकहरा टाइप का जो नैरेटिव तैयार किया गया, सर्वथा गलत था। उसका व्यवहार अर्थात से कोई लेना देना नहीं था। और पसमानदा के तरफ से संस्कृति, बल्कि ये हाल था कि पूरे संस्कृति की जिम्मेदारी गाने बजाने, तबला, सब जो आप देखेंगे, जैसे मीना कुमारी के पिताजी सारे पसमानदा लोग थे और इनका काम पता कीजिए, ढोलक बजाना, ये बजाना, सब संगीत से जुड़े हुए। बल्कि सच ये कि ये बिस्मिल्लाह खान, जिसके बारे में आप पता करेंगे, तो एक विशाल सांस्कृतिक परंपरा पसमानदा से जुड़ी रही, और जिसको खारिज करने के लिए कभी उर्दू मोहल्ला को लाया गया, कभी दूसरे चीजों को लाया गया, और उसकी जो क्रिएटिविटी थी, जिसके द्वारा उसने भाषा के विकास में योगदान दिया गया, चाहे वो भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा, इवन रेखता ही क्यों न हो, रेखता को एप्रोप्रिएट कर लिया गया, उर्दू मोहल्ला बना दिया गया। नहीं तो मैं नहीं मानता कि रेखता भाषा का जो आविष्कार है, इजाद है। अब तो उनके बीच के भी लोग, फारूकी साहब वगैरह, मानने लग गए हैं कि जो रेखता या उर्दू ब्रज भाषा से निकली है
और ब्रजभाषा ग्वालो पेस्चुरल संस्कृति की प्रतीक पसमानदा लोग थे। और दोनों हिस्से में कोई इस्लाम में चला गया तो रातों रात उसकी संस्कृति, और वो जैसे बकरवाल मुसलमान हो गए कश्मीर के, तो थोड़ी उनका बकरवाल संस्कृति हट गया, या कोई क्रिश्चियन हो गया, जैसे कि आपका जोमो केनट्टा करके प्रेसिडेंट थे केनिया के, तो वो अपना कितना भी लोग मना करते रहेगा ईसाई लोग कि भाई सरकमसीजन यानी खतना करना आपके संस्कृति में नहीं, आप मत कीजिए, लेकिन उनकी अपने कियुकू जिस जनजाति से थे उसमें था तो उन्होंने करा पूरे नाराजगी मोल के ईसाइयों का। तो ये जो संस्कृति इतनी जबरदस्त होती है जिसमें वो सदियों से जी रहा, उसको एक रात में नहीं छोड़ सकता था। तो आज भी जो लोग गायक हैं पसमानदा संस्कृति से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और उनका जो प्रमुख सरोकार है वो पूरी मानवता है और श्रम है। आप उन गीतों का मुख्य थीम आप देखेंगे तो आप ये जो कह रहे हैं कि एक नहीं छूटता, लेकिन आप देखिए जैसे पसमानदा की जो पूरी पसमानदा का जो पूरा विमर्श है, उनकी जो पूरी संस्कृति है, जिस तरीके से डिटोरिएट होता रहा या किया जाता रहा, और उस पर एक अलग तरीके के जो रंग चढ़ाते गए लोग, और इसको सहेजने की कोशिश नहीं होती। इसके पीछे का जिम्मेवार आपको कौन लगता है? इसके पीछे शासक वर्ग कभी नहीं चाहता है कि उसका वर्चस्व टूटे, और जैसा कि जो रूलिंग क्लास होता है अपने इंटरेस्ट के प्रति बहुत खास इसीलिए रूल्ड ही होता है कि अपने इंटरेस्ट, अपने हितों के प्रति, वर्ग हित या वर्ण हित या जाति हित जो आप कह लें, उसके प्रति वो कॉन्शियस नहीं होता है, और उसको सुलाने के और प्रयास किए जाते हैं। पूरी उर्दू शायरी सुलाने का प्रयास है। शराब उसका प्रतीक है, ऐसा नहीं कि शराब जो फिजिकल अर्थों में, वहां शराब प्रतीक है बेखुदी का, खुद को भूल जाने का। तो ये खुद को भूल जाने की पूरी संस्कृति फैलाई गई, ये दो स्तरों पे किया गया। एक तरफ प्यूरिटन स्तरों पे किया गया भावी आंदोलन कि भाई ये जितना भी भारतीय चीज है, तुम गाना गाते हो, तुम्हारे जाति पसमानदा रिलेटेड तुम्हारे इतिहास से, इसको छोड़ देना है, पैजामा पहनना है, एकदम अरबी बन जाना है तुमको, और इस तरह से उसको अपने संस्कृति से काटने के प्रयास हुए। और दूसरी तरफ उर्दू के नाम पे एक शराब वाली संस्कृति, कंघी चोटी वाली हुस्न और शराब, जिसमें एक मेन थीम यही था खुद को भला, सेल्फ एलियनेशन। ऑलरेडी जो एलियनेटेड क्लास होता है, श्रम का एलियनेटेड, उसको और एलियनेटेड करने के प्रयास, उसको संस्कृति से काटने का प्रयास, उसके संस्कृति को गंदा, अश्लील, ग्रहित, त्याज्य बोलने के पूरे प्रचार हुए। अब जब भी आप पढ़ेंगे जो अशराफ का, चाहे मंटो हो, चाहे इसमें चुगताई हो, चाहे करतुलेन हैदर हो, चाहे आज के अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो इसमें बड़ी घृणा की निगाह से पसमानदा के संस्कृति को देखा गया, बड़ा वो इम्प्योर अशुद्ध टाइप से। तो इन चीजों का फर्क ये पड़ा कि पसमानदा में एक सेल्फ हैट्रेड, खुद से नफरत, आत्म घृणा पैदा करने में ये सफल रहे बहुत हद तक, कि जैसे ही पसमानदा के पास पैसा आता है, नौकरी आती है, तो उसका पहला कोशिश रहता है कि अपने पुराने इतिहास को छोड़ छाड़ के वो पूरी तरह बहावी अरबी संस्कृति में दीक्षित हो जाए। लोकल कल्चर कतई अश्लील कल्चर नहीं है, और बिल्कुल ये भ्रांत धारणा है। दो स्ट्रीम इसमें है, जिसका मजाक भी उड़ाता है एंटन केचव अपने कहानी वर्क ऑफ आर्ट में। प्रूड होना भी तो ठीक नहीं है, एक समाज में ओपननेस होना चाहिए। ये जो विक्टोरियन मूल्य हैं, जिसमें एक औरत का अंगूठा दिख जाना भी बहुत आउटरेजस, ये तो अच्छी संस्कृति नहीं है। आप जर्मन ग्रियर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है, वो एक नारीवादी हैं, कि जो ओपननेस है आदिवासी संस्कृति में, उसकी तारीफ करती हैं। तो जिसको ये अश्लीलता कहते हैं, वो दरअसल ये जो स्त्री पुरुषों संबंध में ओपननेस है, जो पसमानदा वर्ग में, सर्वहारा बोल लीजिए, तो इस वर्ग की इसको ओपननेस, ये जो प्रूडरी है इनके अंदर, जो विक्टोरियन मूल्य ब्रिटिश प्रभाव में ये जो मानते हैं, अपने स्वर्ण प्रभाव में, बाकी कोई प्योर, और जो एक क्रिश्चियन प्रभाव भी इन पे है। क्रिश्चियन में सेक्स को ओरिजिनल सीन माना गया, पाप माना गया, और मनुष्य को माना गया कि पाप से जन्म लिया है। हालांकि इस्लाम के भी खिलाफ है, इस्लाम इसको पाप नहीं मानता। तो ये जो इनके अंदर जो प्रूडरी है, जिसकी एक वजह है उसको अश्लील मानने का। दूसरी अश्लीलता इसलिए आई, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो अश्लीलता को मैं ओपननेस मानता हूँ, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, ये जब एप्रोप्रिएट किया तो उसको स्त्री के खिलाफ जो ओपननेस था, जो इन गीतों में एक जो खुलेपन था,
वो खुलेपन अब स्त्री विरोधी ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसको विरूपित करके इन गीतों को जब एप्रोप्रिएट किया कल्चरल प्रोडक्ट के रूप में इसको हड़पा, जब आप बहुत ध्यान से मैन्युटली ब्यूरो में जाके जब देखेंगे कि अश्लीलता किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इतिहास के किस बिंदु पे, नुक्ते पे ये जन्म लेती है, तो ठीक ठीक पहचान पाएंगे। जैसे मैं ज्यादा थ्योरिटिकल नहीं होकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। जब मुन्ना सिंह टाइप के लोग आने लग गए गायन में, जब देखा क्या होता है कि जब भी कोई चीज पसमानदा के हाथ में होता है तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती है। और डेमोक्रेटाइजेशन एक समय में जो नाचने गाने का छोटे जाति का काम माना जाता था, लेकिन जब इसमें औद्योगिकरण इसका हो गया, इसमें लाभ होने लग गया, तो सिर्फ ब्राह्मणों की स्त्रियां इसमें आ गई। श्रीदेवी हो, हेमा मालिनी हो, रेखा हो, विजयंती, बिना अपवाद के सब ब्राह्मण है। तो यह कोई संजोग नहीं है। तो जब ये गाने बजाने, जिसको ये बहुत हेय समझते थे, जिसे सर्जरी को हेय समझा जाता था, और ये सिर्फ नाई लोग को एक काम दे दी गई छोटी जात को कि नाई करेगा सर्जरी, तब सर्जन नहीं होते थे, क्योंकि शांति पर्व महाभारत में इसको चाहे तमाम शास्त्रों में खराब। लेकिन आज देखिए सर्जन बनने के लिए बेचैन, ज्यादा रैंक आता है उसको सर्जन मिलता है, नीचे वाले को मेडिसिन मिलता है। तो जब इसको सम्मान, डेमोक्रेटाइजेशन, ब्रिटिश तमाम ऐतिहासिक कारणों से इसको सम्मान मिलने लग गया, तो इसको एप्रोप्रिएट करना शुरू कर दिया। आप एकदम इसको स्पष्टता, इसमें कोई मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, एक बहुत तथ्यगत बात है। आप देखिए कि कब से इसमें अश्लीलता, तो आप देख लेंगे कि जब से ये गाने लग गए मुन्ना सिंह जैसे लोग, तो ये इसको एप्रोप्रिएट कर लिया, इसे कमाने लग गए। और जब भी कोई बाजारीकरण होता है तो चमकीला उस इतिहास का निर्माता नहीं है, उस इतिहास का प्रोडक्ट है। और चमकीला पर जो अश्लीलता तमाम लोग आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो मंटो के फैन हैं। उनकी अश्लीलता इन्हें नहीं देखती, जो कि असल अश्लील मंटो है, और चमकीला कहीं से अश्लील नहीं है। चमकीला तो संस्कृति का प्रोडक्ट है, उत्पाद है उसी का। पूरी क्षेत्र से भी आते हैं, और वैसे तो आप वैश्विक साहित्य पे भी पैनी निगाह रखते हैं। श्लील और अश्लील को लेके जो डिबेट चलता है खास करके, और गाली जो है उसका बहुत ही प्रखर एक ये कह सकते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति। तो भोजपुरी में महिलाएं गाली देती हैं, जो कहा जाता है कि गाली का एक संस्कृतिकरण भी हो चुका है। पता नहीं, ये तो काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन राम जी का जब बारात गया था तो वहां भी उनको गाली दी गई थी। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजपुरी में गाली दी जाती है। हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र लगभग जगहों पे है जो गाली दी जाती है, जिसे गोपालगारी कहा जाता है। और वो चीजें शिष्ट समाज उसको अभद्र मानने लगा बाद में, और अपना एक अलग तरीके से वो सोफिस्टिकेटेड जो वर्जन है या फिर एक प्रतीक जो बिंब है उसको शुरू करने लगा। और आज फिर आके एक समय में जो महिलाएं हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग इसको गा रहे हैं और बाजारीकरण के रूप में। और उसमें जाहिर सी बात है कि वो सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, बिल्कुल। तो उसको किस तरीके से इसको कैश और क्वाइन किया जा रहा है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस पर खामोश हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि ये सारा इसका जब तक आप हितों की लड़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, सारा संस्कृति भी राजनीति से दूर की चीज नहीं। संस्कृति भी एक राजनीति है, और राजनीति जो मुख्य धारा की होती है उससे भिन्न है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक राजनीति है। इस राजनीति का सबसे बड़ा ये आप देखेंगे कि ये है कैरेक्टरिस्टिक, जो चारित्रिकता है, कि इसमें जितने जो शासक वर्ग होता है वो इस तरह का दो ही, आप तमाम अध्ययन करेंगे कि शासक वर्ग का क्या है, उसका अध्ययन नहीं हुआ है। ज्यादातर दलित स्टडी, वुमेन स्टडी, और कोई ब्राह्मण स्टडी की बात कर दे तो गायत्री देवी भी खिसिया जाती है कि नहीं हमारा स्टडी नहीं। आप तमाम लोगों का स्टडी कीजिएगा कीड़े मकोड़े की तरह है दलित स्टडी, लेकिन आपका कोई, तो जब अश्राप भी कैसे काम करता है, वो कैसे जैसे आपका शोषण करता है, वही बात खत्म नहीं हो जाती। कोई शोषण कर रहा है, आप पर अत्याचार, तो उसका तो कुछ उद्देश्य है कि मौज मस्ती करना चाहता है, भोग विलास करना चाहता है। ऐसा तो अपने आप में नहीं कि शोषण उसका नेचर है। शोषण का भी तो कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? बहुत अच्छा लाइफ जीना है, धन कमाना है, ये करना है। तो एक शोषण करने के बाद वो आपका जो जीवन जीता है वो किस चीज का जीता है? भोग विलास का। तो ये यूनिवर्सल है। ग्रीक संस्कृति में भी देखिएगा
तो जो शासक वर्ग था वो सटनालिया मनाता था सैटरडे को, तो उसे सटनालिया नाम बना। उसमें ऑर्जी यानी कि उन्मुक्त यौन ये वो सारा जो कि अपसंस्कृति बोल लीजिए करता था। तो यहाँ का भी शासक वर्ग भिन्न नहीं है विश्व के साथ। शासक वर्ग का एक कोई सार्वभौम कैरेक्टरिस्टिक होता है भोग विलास, यानी अधिकतम। इसीलिए देखिएगा जो शासक वर्ग के राज्य वैद्य हुआ करते थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, जो राजाओं के, आम जनता के डॉक्टर को चरक बोलते थे। वो बेचारे साइकिल विकिल चरक यानी चलते हुए करना, घूम घूम के इलाज करते थे। और राजा के वैद्य को राज्य वैद्य बोलते थे। तो राज वैद्य दो ही चीज का इलाज करता था। आज भी देखिएगा कि उसी का प्रचार आपको मिलेगा, सेक्स का और खाने का। इसलिए आपको उनके चिकित्सा शास्त्र में या तो पाचन का कोई मिलेगा, पाचन का गोली, और नहीं तो वो सेक्स से शिलाजीत वगैरह मिलेगा। तो ये इससे पता चलता है शासक वर्ग का कैरेक्टरिस्टिक जो था ये था भोग विलास, और उसके दो स्रोत थे, खाना पीना और दूसरा जो है आपका सेक्स। तो इसकी वजह से कि जब कलात्मक उत्पाद जो कि था छोटे वर्गों का, पसमानदा वर्ग का, जब इसको अप्रोप्रिएट किया तो इससे उसको काम लेना। ये जो श्रम गीत था उसका था श्रम लाघव, कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं थोड़ा आसान हो जाए, गीत गाने से मेरा मेहनत हल्का हो जाए, श्रम लाघव उसका उद्देश्य था। या उद्देश्य था कि उसको जो सताया जा रहा है उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा वो कथारसिस था, कि वो भरा बुरा बोलता था कि मालिक तो मेरा बुरा है, मेरा चमड़ी खींचने की बात करता है। तो वो अपना इस उद्देश्य से गीतों का सृजित किया। जब अप्रोप्रिएट किया तो इन गीतों को उनको विलासिता के गीत बनाने थे। तो इसको अश्लील, विलासी, सेक्सुअल सारा बनाने वाला शासक वर्ग है। और इसको सिर्फ जनरलाइजेशन नहीं, जब ब्यौरे देखेंगे कि किसने कैसा गीत गाया, आप देखिए तो वो आप देखेंगे कि जितने गायक हुए सवर्ण वर्ग के, ये सारे के सारे उसको यौन केंद्रित, देह केंद्रित, ऑब्जेक्टिफाई करने वाला इन लोगों ने बना दिया। जो भी एक सहज स्त्री पुरुष वाले जो भी गीत थे, और वो कोई तो इसी तरह जो विवाह में गालियां थी, ये गालियां, ये सामाजिक अध्ययन किसी ने नहीं किया, गाली गाली गाली। ये गाली क्या दो चमार लोग का विवाह होता है तो उसमें क्या उनकी औरतें गाती हैं? नहीं गाती। मैंने इसका अध्ययन किया, मैं गवाही दे सकता हूं आपको कि हम लोग भारत में कौआ कान ले गई तो आदमी वो कौआ को देखता, अपने कान को नहीं देखता है। यानी जो अर्थात वो देखने की जरूरत थी कि वाद विवाद शास्त्रीय चल रहा है, मेटाफिजिक्स। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जाके देख लें, फील्ड में देख लें, फील्ड वर्क कर लें। तो आप फील्ड में देखेंगे कि ये किन के विवाहों में गाली कही जाती थी। आपने भी एग्जाम्पल राम का दिया, तो ये किन वर्गों के प्रतिनिधि हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय से, ब्राह्मण से। और उन्हीं का थोड़ा बहुत साथ रहने वाले जो थोड़ा सोशली मोबाइल हो गए, कुछ किसान ओबीसी जातियों में के विवाहों में देखेंगे। बाकी आप इवन कोयरी जाति का विवाह में मैं जाता हूं तो ऐसे गीत गाते हुए, जिसको जो सर्वम, ये एक मिथ फैला दिया गया, जैसे कि घर घर पहुंच गए तुलसीदास। तो मैं भी पढ़ता था किताबों में, तो मुझे बहुत आश्चर्य हो जाता कि झूठ है, मेरे पास तो नहीं पहुंचे। मेरा भी घर तो एक घर था, मेरा तो पापा ने कभी नामर सिंह की तरह 5वीं क्लास से रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। मैं गवाही दे सकता हूं कि हमारे जो बड़का बाबू यानी ताऊ थे, हमको अलाउदल का गीत सुनाते थे। वही हम लोग जानते हैं कि बड़कूबे थे तो लड़ने गए। अभी तक मुझे याद है जो मैंने उनसे सुना। और ये जिस तरह कबीरा गा दिया जाता है, जिसका कबीर से कोई लेना देना नहीं है अश्लील गीतों को, तो इस तरह श्रम के नाम पे इसे दूसरा फायदा होता है कि पूरी अश्लीलता का ठिकड़ा फोड़ दो पसमानदा पे, चमकीला पे, और उसके जनक तुम हो, और दूसरा उसके माल को हड़प भी लो। तो ये दोहरी रणनीति के तहत ऐसा किया गया। लेकिन इसीलिए एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर का मैं उद्धृत करूंगा, लियोतार की बात, कि इसेंस इज वायलेंस अगेंस्ट डिटेल्स। यानी कि जो इसेंशियल की मोटा बात करेंगे, उतने ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है। उनको एक तरीके से उन्होंने इपिस्टेमिक ज्ञान मीमांसा हिंसा बोला। क्यों? ब्यौरों से सच पता चलता है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के साधारणीकरण, जो नैरेटिव्स को छोड़ के आप फील्ड में जाएं और ब्यौरों में जाएं कि किस टाइम में डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, थोड़ा मेहनत करें, बौद्धिक आलस से इंटेलेक्चुअल लेजीनेस छोड़ें हम लोग कि कितने गायक हुए हैं, मुन्ना सिंह हुए
या भरत शर्मा ब्याज हुए, किसने कौन से गाने गाए, उसका थीम क्या था, कितने बिके, सारा जैसे चमकीला का अध्ययन किया जा रहा। और चमकीला भी इसको दलित संस्कृति का प्रतिनिधि मान लेना भी सही नहीं है। कोई भी आदमी गाता है, जैसे सब लोग गा रहे हैं वो भी गा रहा है, तो उसमें जो गीत वो गा रहा है, किनके गीत गा रहा है, वो गीत कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से सृजित कर रहा है, तो उसी परंपरा। चमकीले के गीत ज्यादातर वो जाटों थे, लेकिन एक भी गीत जाटों के प्रशंसा में नहीं है। उनके तमाम गीत मैं सुना सकता हूँ जो जट संस्कृति, जो जाटों की संस्कृति के कि जट ऐसा करता है, जट के स्वैग के बारे में चमकीला के कितने ही गाने, तो वो किस संस्कृति से बिलोंग कर रहा है। तो वहां व्यक्ति प्रमुख नहीं है, वो तो गायक है, फैसिलिटेटर है कि वो गा रहा है, लेकिन चमकीला भी उसी संस्कृति को गा रहा है, जट संस्कृति को। तो जो किसानी संस्कृति होती है, जाटों की संस्कृति पेस्चोरल संस्कृति है, तो पेस्चोरल संस्कृति में एक जो स्त्री पुरुष के संबंधों का डिपिक्शन कैसा होता है, क्या महत्व है, इस रूप में उसको देखे जाने की जरूरत है। और ये सब फालतू का जो विवाद है सलीलता का, इस पे मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो चमकीला के गीत हैं, अन्य लिहाज से देखिए कि आर्ट के लिहाज से कैसा है, आर्टिस्टिक लिहाज से बहुत उत्कृष्ट नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ। जैसे कि फैज ने मंटो के बारे में जो कहा था कि ये कहानी सलील असलील महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इतनी उत्कृष्ट कहानी नहीं है। तो चमकीला के गाने इतने उत्कृष्ट नहीं है कलात्मक लिहाज से। मेरा सुझाव ये है कि ये जो सांप्रदायिकता और अशराफीकरण की वजह से पसमानदा से उसकी जुबान छीन ली गई। पसमानदा श्रम से और जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देखिएगा कि पसमानदा लोग बंगाली हैं तो बांग्ला ज्यादा बोलेंगे। वो जो उर्दू को आर्टिफिशियल रूप में मुसलमानों का जबान बना दिया गया, भाषा बना दिया गया, इससे बहुत क्षति हुई, तो वो बोली नहीं। जैसे अंग्रेजी जुबान बना के संस्कृति का अभिव्यक्ति आपसे छीन लिया, बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखते हैं कि पसमानदा में लेखक क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लिखने का मतलब था कि मुसलमान हो तो उर्दू में लिखोगे तभी लेखक बनोगे। अब वहां उनका वर्चस्व था, और ये जो भाषा आप जान रहे हैं उसी में आप अच्छा लिख सकते हैं। तो पसमानदा को चाहिए कि जो भाषा वो है उसकी अपनी, बंगाली है तो बंगला में लिखे, हिंदी में लिखे, और उर्दू के फेरा में नहीं, उर्दू में भी लिखे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उर्दू का जो ये चाल है कि उर्दू में लिखने के लिए मजबूर करके, जिस तरह आपको जुबान छीन ली गई, आपकी भाषा छीन ली गई, क्या भोजपुरी में नहीं लिखेंगे, तो आप जिसमें लिखेंगे उतनी ताकत है, जो श्रम करने वाला वर्ग है, जो पसमानदा वर्ग है, कि जिस भाषा में लिखेगा वही भाषा उन्नत हो जाएगी। भाषा फिक्स नहीं। एक जमाना था कि अंग्रेजी में भी कोई गंभीर चीज नहीं लिखा जाता था। न्यूटन ने लैटिन भाषा में लिखा, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसी तरह दर्शन की बात, इंग्लिश इतनी गरीब भाषा मानी जाती थी कि फ्रांसिस बेकन ने नोम ऑर्गनम, न्यू ऑर्गन लैटिन भाषा में लिखा। तो इसी तरह जब हम लिखेंगे तो भोजपुरी भी विकसित हो जाएगी। तो जो आपकी भाषा है, मादरी जबान है, उसमें लिखने की कोशिश करें। दूसरी बात कि एक योगदान रहा पसमानदा साहित्य, अभी कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां मैंने पढ़ी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से पसमानदा, तो इसमें एक गेज शिफ्टिंग पाया जाता है कि पसमानदा के बारे में अब्दुल बिस्मिल्लाह भी लिख रहे थे, सराफ भी लिख रहे थे, गुलशेर खान सानी भी लिख रहे थे, लेकिन फर्क क्या पड़ा, गेज शिफ्ट हो गया। उनका पूरा गेज एक पसमानदा के ऊपर था, उसकी दयनीयता के ऊपर था। अब पूरा गेज शिफ्ट होकर ऑपरेसर पे आ गया, और लड़ाई संघर्षशील, मतलब जो चुनाव था, दबा पचला जो दम तोड़ देता, उसी की कहानी ये बोलते थे। लेकिन जब पसमानदा लिख रहा है तो लड़ाकू संघर्षशील जो पसमानदा को वो चुनता है नायक के रूप में, और ऑपरेशन पे पूरा ध्यान टिकाता है कि उसके ऑपरेशन की टेक्निक क्या, कैसे ऑपरेशन कर रहा है। यानी उसका उद्देश्य जो है सहानुभूति पैदा करना, दयनीय पसमानदा पर न होके ऑपरेशन जालिम के प्रति गुस्सा पैदा करने पर, घृणा पैदा करने पर, वो एक तरीके से पवित्र घृणा का साहित्य है। तो इसी तरह का साहित्य को, जो प्रवृत्तियां, इसको आगे ले जाने की जरूरत है कि आपका जो गेज हो प्रेशर पे टिका हो। आप पसमानदा, उसकी दयनीयता पर बहुत लिखा जा चुका, अब लिखने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट तथ्य है कि उसका शोषण हुआ है। लिखने की जरूरत है कि अत्याचारी कैसा है और किस तरह अत्याचार कर रहा है, और उसके खिलाफ जो प्रतिरोध है उसको दर्ज करे, डॉक्यूमेंट करे अपने साहित्य में, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा और आंदोलन को ज्यादा मजबूत करेगा। जो कल्चर के महत्व को थोड़ा कम करके आंका मार्क्सवादियों के प्रभाव में उसको कम करके देखा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसका बहुत बड़ा योगदान विश्व के बाकी हिस्सों में,
जैसे हार्लेम रेनेसा हुआ काले लोगों के बीच में, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ राजनीतिक भी। तो राजनीतिक जो आंदोलन होता है उसके लिए एक पृष्ठभूमि का काम, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है कि आप कहाँ से बोलेंगे, कहीं खड़ा होने के लिए जगह चाहिए ना। तो उस प्लेटफॉर्म को तैयार करता है जो भी सांस्कृतिक आपका सिर्फ साहित्य नहीं, जो गाना बजाना, म्यूजिक, कला के जो भी उपादान हैं, कला के जो भी औजार हैं, रुकन हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो आने वाले जो मुस्तकबिल में, भविष्य में ये बहुत बड़ा एक रोल होगा। ये जो, क्योंकि ये ज्यादा जो कला होता है इजिली एक्सेसिबल होती है, जो बौद्धिक चीज होता है वो सीमित लोगों द्वारा ही ग्रहण और उससे अनुप्रेरित हो सकते हैं। कला में एक एस्थेटिक अपील होता है, इंद्रिय को आपको अपील करता है, तो एक बच्चा भी उससे म्यूजिक सुन के प्रभावित होता है। तो साहित्य की ये जो अपील है वो ज्यादा व्यापक है इसके अपेक्षा जो बौद्धिक विमर्श विचार वगैरह है। तो इसलिए ये जो साहित्य है, मुझे आशा है कि जागरूकता, बेदारी लाने में जरूर इसका रोल होगा। और अभी भी आप देखेंगे कि इस साहित्य से जो तमाम लोग हमारे लिख रहे हैं, इससे काफी फर्क पड़ा।